हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार जांगीड़ स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज की क्लास हमारी किसकी रहेगी। तो आज जो हम देखेंगे विज्ञान कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और हो सकता है इस बार भी इन प्रश्नों में से आपको कुछ प्रश्न देखने को मिल जाए। हम सिर्फ यहाँ पर उन्हीं प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पहले बोर्ड में पूछ लिए गए हैं। अगर आपको मैथ के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कौन से चैप्टर के या फिर कौन सी एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं मैथ में, हम वो भी करेंगे। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है। तो देखो, बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार रहता है और इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली ऑक्सीकृत होकर जल जाएगा और बल्ब फ्यूज हो जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन, आर्गन आदि भरी जाती है ताकि बल्ब फ्यूज नहीं हो सके। अर्थात हमारे पास जो ये बल्ब है, बल्ब के अंदर ये जो हमारे पास इस तरीके की एक कुंडली बनी रहती है। तो ये जो है बना रहता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगर इस बल्ब के अंदर हम O2 गैस भर देंगे तो ये इससे अभिक्रिया करके ये फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए ऑक्सीजन गैस को तो हम बाहर निकाल देते हैं और इसके स्थान पर अक्रिय नाइट्रोजन या अक्रिय आर्गन गैस भर देते हैं। अक्रिय का मतलब ये जो गैस है इनसे क्रिया नहीं करती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखो, जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है। इसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की तरफ मुड़ता जाता है और माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंखों तक पहुंचता है और कभी नहीं पहुंचता। इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर जो तारे हैं इनका प्रकाश जो चलकर नीचे आता है तो पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल है और वायुमंडल के जो कण हैं वो सघन माध्यम का कार्य करते हैं। तो जब ये प्रकाश इस सघन माध्यम में प्रवेश करते हैं तो ये जो है अभिलंब की ओर झुकते हुए चले जाते हैं। तो अभिलंब की ओर झुकते हुए चले जाते हैं तो इसलिए हमको जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इसमें अपवर्तनांक के मान में परिवर्तन हो जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम की तरह है रासायनिक अभिक्रिया दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए और आपके चयन का आधार क्या है। अर्थात मैग्नीशियम जो व्यवहार करता है उसी तरीके के हमको दो तत्वों के नाम और बताने हैं और वो जो दो तत्व हैं उनके जो गुण हैं बिल्कुल मैग्नीशियम के समान होंगे। तो हमको ये बताने हैं कि मैग्नीशियम के समान जो व्यवहार करते हैं वो कौन कौन से तत्व हैं। तो देखिए, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्व हैं, बेरिलियम तथा कैल्शियम है। आधुनिक और सारणी के अनुसार जिन तत्वों का बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है उनके गुणधर्म भी समान होते हैं। चूँकि मैग्नीशियम के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, अतः वे सभी तत्व जिनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे मैग्नीशियम के समान ही गुणधर्म प्रदर्शित करेंगे। अतः हमारे चयन का आधार इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ध्यान रखना, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इनका चयन करते हैं। जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरते हैं कोश में तो बाहरी कोश में इनके जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जिनमें पाए जाएंगे बाहरी कोश में वो सभी जो तत्व है वो मैग्नीशियम की तरह कार्य करेंगे, मैग्नीशियम की तरह व्यवहार करेंगे। तो मैग्नीशियम की तरह 2 तत्व, एक तो है बेरिलियम और एक है कैल्शियम। इनके बाह्यतम कोश में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है जबकि किसी अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है, क्यों। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है, क्यों। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है
लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और अंतरिक्ष में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। तो देखो, जो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ये जो पृथ्वी है और इसके ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत से सूक्ष्म कण विद्यमान हैं। जब प्रकाश आता है और इन पर टकराता है, तो जो हमको पता है कि प्रकाश के जो तरंग है या जो किरण है, इसमें 7 रंग होते हैं। तो 7 रंग का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन का मतलब फैल जाती है अलग अलग, तो 7 रंग फैल जाती है। जो फैलने की जो क्षमता है या प्रकीर्णन होने की क्षमता है, वो नीले रंग की अधिक होती है। ये नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है। जितने भी कण होंगे, इनसे ये प्रकाश किरण टकराएगी और नीला रंग इस तरीके से फैल जाएगा। और भी कण होंगे और इस तरीके से फैल जाएगा। तो इस तरीके से नीले रंग की जो है वो चादर बन जाएगी ऊपर। तो इसलिए जब हम इसको नीचे से देखते हैं तो आकाश हमको नीले रंग का दिखाई देता है। जब हम ये वायुमंडल को पार कर जाते हैं ऊपर, तब यहाँ पर जो है वायुमंडल उपस्थित नहीं होता। और वायुमंडल उपस्थित नहीं होता तो इन कणों का जो है, इन कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। और जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमको जो आकाश है वो काले रंग का दिखाई देगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक जातिवृत्त क्या है? आणविक जातिवृत्त यानी कि जो जातियों के बारे में हम अध्ययन करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो क्या है आणविक जातिवृत्त? देखो, मानव सहित विभिन्न जीवों के पूर्वजों की खोज उनके डीएनए में हुई परिवर्तन का अध्ययन कर किया जा सकता है। मतलब हम इनके डीएनए में अगर उनके अध्ययन करेंगे तो डीएनए में जो जितने भी गुणधर्म है, जितने समान मिलेंगे, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारे पास जीव जंतु हैं वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अब देखो, डीएनए में परिवर्तन का अर्थ उसमें प्रोटीन अनुक्रम में परिवर्तन से, अर्थात जो डीएनए बनी होती है, डीएनए वो प्रोटीन से बनी होती है। डीएनए की संरचना कुछ इस तरीके से होती है और इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए के अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्त कहलाता है। अर्थात डीएनए को अगर हम ध्यान में रखकर और अगर इसके किसी जीव के पूर्वजों की खोज अगर हम करें कि ये जो जीव है इसके पूर्वज कौन होंगे डीएनए के आधार पर, तो इसी खोज को हम आणविक जातिवृत्त कहते हैं। तो डीएनए के अनुक्रम तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्त कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि जो विद्युत चुंबक के चुंबकत्व की जो तीव्रता है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। मतलब खींचने की जो क्षमता है चुंबक के द्वारा, तो वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो देखो, पहला है परिनालिका के फेरों की संख्या, अर्थात फेरों की संख्या n बढ़ने से चुंबकत्व की तीव्रता बढ़ती है। फेरों की संख्या क्या होती है? अगर हमारे पास कोई परिनालिका है, परिनालिका ये हमारे पास एक मान लेते हैं परिनालिका। अब इसमें एक फेरा है, फिर इसके पास हम दूसरे ऐसे लपेटेंगे तार को, फिर तीसरा तार लपेटेंगे, ऐसे करके इसको राउंड अगर ज़्यादा देंगे तो देखो इन राउंड को हम फेरे कहते हैं। अगर ये फेरे बढ़ते हुए जाएंगे, जितने अगर हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो ये जो चुंबक की तीव्रता है वो भी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो जितने ज़्यादा फेरे होंगे, फेरों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं और चुंबक की तीव्रता को 20 से। तो जितने ज़्यादा फेरे होंगे चुंबक की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी। तो चुंबक की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? फेरों की संख्या पर। अर्थात अगर चुंबक की तीव्रता बढ़ानी है तो फेरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात b जो है वो सीधे n के समानुपाती होता है। इसका मतलब हम क्या हुआ कि अगर n को बढ़ाया तो b का मान भी बढ़ेगा, n को घटाया तो b का मान भी घटेगा। n का मतलब फेरों की संख्या बढ़ाई तो चुंबकन की तीव्रता भी बढ़ गई। दूसरा किस पर निर्भर करता है? धारा का मान। धारा का मान अगर बढ़ाने पर चुंबक की तीव्रता b भी बढ़ती है। अगर किसी चालक के अंदर जैसे पहले धारा बह रही थी 1 एम्पियर की, तो इसके जो चुंबक की तीव्रता है चुंबक की तरह व्यवहार करेगा तो इसके गुण काफ़ी कम होंगे। अर्थात चुंबक की जो तीव्रता हम मान लेते हैं ये इतनी में रहेगी। अगर हम इसमें धारा का मान बढ़ा दें, अब आपने यहाँ पर 5 एम्पियर कर दी, तो अब देखो यहाँ पर जो चुंबकीय के क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा, मतलब ये ज़्यादा दूरी तक खींचेगा इनको। तो ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जब धारा का मान बढ़ाते हैं तो चुंबक की तीव्रता b भी बढ़ती है। और एक लास्ट है कि क्रोड की प्रकृति पर। अब क्रोड की प्रकृति का मतलब हो गया कि परिनालिका के अंदर हमने क्या रखा है। अगर हम नरम लोहे को रखते हैं तो वो अधिक शक्तिशाली चुंबक बनता है, और इसके स्थान पर अगर इस्पात को रख दें तो कम शक्तिशाली चुंबक बनता है। तो ये भी इसमें डिपेंड करता है कि क्रोड की प्रकृति कौन सी है या परिनालिका के अंदर हम क्या रख रहे हैं। तो ये 3 बातों पर निर्भर करता है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लघु पतन से
आप क्या समझते हैं? देखो लघु पतन का मतलब हो गया अंग्रेजी में शॉर्ट सर्किट होना। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब हो गया कि सर्किट यानी परिपथ, और शॉर्ट का मतलब हो गया छोटा होना या लघु होना। तो कैसे होते हैं? देखो, जब किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं तो लघु पतन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफ़ी ताप उत्पन्न होता है जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय रहता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो 2 वायर जा रहे हैं, ये हमेशा 2 वायर ऐसे राउंड में जाते हैं। जब भी हम देखते हैं जिसमें से एक तो होता है फेस और एक होता है न्यूट्रल। और जैसे ये 2 वायर हैं, ये साथ जा रहे हैं, अगर ये यहाँ से डैमेज हो गए दोनों, तो जैसे डैमेज होंगे तो एक में से विद्युत धारा जाती है और जाने के बाद फिर दूसरे से विद्युत धारा लौटती है। तो अब देखो, अगर ये दोनों डैमेज हो गए तो विद्युत धारा यहाँ से चली गई और ये इसके संपर्क में आ जाएगा दूसरा वाला वायर, तो ये धारा यहीं से घूम जाएगी। और जब ये घूमेगी तो इसका मतलब इसका जो रास्ता वो शॉर्ट हो गया। जब अचानक से घूमेगी तो देखो, जैसे ये घूमेगी तो इसका सर्किट जो है वो बिल्कुल छोटा हो गया, तो इसमें प्रतिरोध का मान बिल्कुल शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध का मतलब हो गया कि धारा के मार्ग में रुकावट। यहाँ पर धारा के मार्ग में रुकावट तो है ही नहीं, तो जब प्रतिरोध शून्य होगा तो ये अचानक बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा ये वायर, और गर्म होने के कारण यहाँ पर लग जाएगी आग। तो आग लगने की यहाँ पर जो है वो संभावना बढ़ जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं लघु पतन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर है नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देकर जाइएगा और इनमें से आपको एक ज़रूर मिलेगा कि नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। नर जनन हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन, और मादा जनन जो हार्मोन है वो है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। ये इनमें से एक बार ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, चाहे नर जनन हार्मोन पूछे चाहे आपसे मादा जनन हार्मोन पूछे। तो नर जनन हार्मोन जो है वो है टेस्टोस्टेरोन और मादा जनन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। अरे इनके कार्य क्या है? तो देखो, दोनों का कार्य क्या होगा कि हार्मोन के निर्माण में सहायक होना, ये जो हार्मोन के निर्माण में सहायक होना, और एक है द्वितीय जनन लक्षण को नियंत्रित करना। हमारे और जो बाकी जो जनन लक्षण हैं, जैसे शरीर का विकास होता है तो जो परिवर्तन होता है, जैसे आवाज़ का भारी होना या महिलाओं की आवाज़ का पतली होना, स्वर कंठ का थोड़ा लंबा होना पुरुषों में, स्वर कंठ का महिलाओं में थोड़ा कम होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ये जो सभी लक्षण है वो नियंत्रित होता है इन्हीं हार्मोन की वजह से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है? यानी कि पौधों के लिए वाष्पोत्सर्जन क्या महत्व रखता है? तो आइए इसके लिए देखते हैं। पहला है हमारे पास, यह पौधों के मूल रोम द्वारा खनिज लवणों का अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होता है। मतलब वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है तो इसी के द्वारा जो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं ये पानी और खनिज लवण दोनों को ऊपर खींच पाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही ये पेड़ पौधों के अंदर जल और खनिज का परिवहन होता है। नंबर 2 इसका कार्य है कि यह पौधों के तापक्रम संतुलन बनाए रखता है। मतलब पेड़ पौधों को ठंडा रखने में भी सहायक जो होती है वो कौन सी क्रिया होती है? वाष्पोत्सर्जन की। तो पानी ऊपर चला जाता है, अनावश्यक पानी, ये पेड़ पौधे भी ठंडे रहते हैं। फिर वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। मतलब जितना जल चाहिए उतना मिल जाता है, बाकी ये भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखिए। मतलब ये किन किन अंगों से श्वसन क्रिया करते हैं? तो आइए देखो, मछली में मुख्य श्वसन अंग है क्लोम या जिन्हें हम गिल भी कहते हैं। वहीं मच्छर में बात करें तो मच्छर में मुख्य श्वसन अंग है श्वास नली या ट्रेकिया। केंचुए के अंदर बात करें तो केंचुए में मुख्य श्वसन अंग है त्वचा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है केंचुए के कई बार कि केंचुआ जो है वो उनका मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? त्वचा, अर्थात त्वचा के द्वारा ही अपनी श्वसन क्रिया करते हैं। जबकि मनुष्य में जो है वो है फेफड़ा। श्वसन अंग मनुष्य में कौन सा है? फेफड़ा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन एवं स्थानांतरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, वाष्पोत्सर्जन और स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन होना पेड़ पौधों के द्वारा। देखो, पौधों के वायु भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल के निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अर्थात ये जो पेड़ पौधे हैं, वायु भाग का मतलब हो गया कि वायु में जो पेड़ पौधे के भाग है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो तना हो, शाखा हो, तो इनके भागों में से जो पानी है इनमें वो वाष्प के रूप में अगर ऊपर चली जाती है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वही है स्थानांतरण में पौधों में जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का बहुत ऊंचाई तक संचलन होना। इस स्थानांतरण की क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की भूमिका होती है। स्थानांतरण का मतलब हो गया पहुँचाना।
तो जैसे अगर हमारे पास जल है, खनिज लवण है, खाद्य पदार्थ है, इनको बहुत अधिक ऊंचाई तक अगर पहुंचाना है तो यही प्रक्रिया हमारे पास स्थानांतरण की होती है। लेकिन इनको पहुंचाने में जो इनकी मदद करता है वो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतने क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि अगला जो वीडियो बनाएं वो साइंस में किस चैप्टर से बनाएं, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस चैप्टर से बनाने हैं वो बताएं। अगर आपको मैथ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप उसके भी चैप्टर का नाम बता सकते हैं, हम मैथ के भी बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।